No, Autoland is not available because both we've got two radio altimeter failures. So we're on one radio altimeter. We've got TCAS failures. We've got all multiple instrument failures. दोस्तों अभी जो आपने रिकॉर्डेड वॉइस सुनी, ये वॉइस एयर इंडिया के 101 फ्लाइट के पायलट की थी। ये पायलट बात कर रहे थे न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर कंट्रोल यूनिट से। ये बात है 11 सितंबर 2018 की। एक फ्लाइट जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चल के न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली थी, एयर इंडिया 101 फ्लाइट 15 घंटे का इंटेंस फ्लाइट था। मल्टीपल टेक्निकल फेलियर्स के बावजूद भी पायलट ने इस प्लेन को सेफली लैंड कराया और सारे क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को सेफली पहुंचाया। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली से न्यूयॉर्क एयर इंडिया 101 के फ्लाइट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस फ्लाइट में क्या हुआ था पूरे सफर में। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चैनल को काफी मदद मिलती है, इनफैक्ट मुझे काफी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2018 की शाम जब एयर इंडिया की 101 फ्लाइट रेडी हो रही थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट स्टार्ट होने के लिए और पहुंचने के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, ये एक बोइंग 777-30 थी जो काफी बड़ी फ्लाइट थी और 9 साल से एयर इंडिया इसे यूज कर रही थी बिना कोई प्रॉब्लम या ग्लिच से। 342 पैसेंजर प्लस 15 क्रू मेंबर इसमें सफर करने वाले थे। ये फ्लाइट दिल्ली से स्टार्ट होके पाकिस्तान से होते हुए रसिया को पार करते हुए यूरोपियन कंट्रीज को पार करते हुए कनाडा और फिर न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली थी। तो ये रूट था पूरे प्लेन का। प्लेन में जो नॉर्मल फ्यूल कैपेसिटी होती है, कैप्टन उसके एडिशनल 8000 केजी के अलग से फ्यूल इसमें लिए थे और ये 8000 केजी का जो एक्स्ट्रा फ्यूल लिया गया था, ये लास्ट मोमेंट लैंडिंग के समय में काफी इंपॉर्टेंट होती है और अब कहानी के जरिए आप देखेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है लास्ट के समय में। जनरली इस प्लेन में 2 पायलट को ऑपरेट करने की जगह होती है। 2 पायलट इस प्लेन को आराम से ऑपरेट करते हैं, लेकिन यह 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, कंटिन्यूअस फ्लाइट थी, इसलिए इसमें 4 पायलट थे। रुस्तम पालिया मेन पायलट, उनके साथ विकास, सुशांत सिंह और DS पाटिल। ये चारों पायलट काफी एक्सपीरियंस और काफी लंबे आवर्स तक इंटरनेशनल एयरप्लेन उड़ा चुके हैं, लेकिन ये 4 पायलट एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट या एक ट्रैवल यूनिट में काम करने वाले हैं। तो प्लेन के स्टार्टिंग में जो प्री चेक होती है, तो प्री चेक में ही एक पहली फेलियर नजर आती है। यह फेलियर था APU की फेलियर। ये APU एक्चुअली सेकेंडरी यूनिट होती है। जब भी प्लेन का मेन पावर सिस्टम या मेन इंजन खराब हो जाता है, तब APU एज ए ऑक्सिलरी पावर यूनिट जैसी काम करती है और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस को इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोवाइड करती है। तो ये एक मेन या प्राइमरी यूनिट नहीं था प्लेन को ड्राइविंग फोर्स करने के लिए, इसीलिए इसके एक टेक्निकल ग्लिच को नजरअंदाज किया गया। लेकिन याद रखिए, प्लेन को उड़ान भरने के पहले फर्स्ट फेलियर इसमें देखा गया था। इसके कारण प्लेन करीब आधे घंटे डिले डिपार्ट करती है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। 40 मिनट प्लेन के सफर करने के बाद प्लेन में सेकंड फेलियर का इंडिकेशन होता है और रेडियो अल्टीमीटर फेलियर की इंडिकेशन होती है। इनफैक्ट इस तरह के बड़े प्लेन में 3 रेडियो इंडिकेटर होती है, एक तरह से रेडियो अल्टीमीटर होती है। 3 रेडियो अल्टीमीटर से 2 अल्टीमीटर फेल हो जाती है। रेडियो अल्टीमीटर का काम क्या है? ये पायलट को बताती है कि प्लेन जमीन से या सी लेवल से कितने ऊंचे पे है, कितने ऊपर है। और रेडियो अल्टीमीटर 3 अल्टीमीटर एक तीसरे से काम करके एक एक्यूरेट रीडिंग देती है। लेकिन जब 2 रेडियो अल्टीमीटर खराब हो चुकी है तो पायलट कंफर्म नहीं कर सकते कि जो रेडियो अल्टीमीटर सही है वो 100% एक्यूरेट रीडिंग देगी। इसके बावजूद भी एक बैरोमीटर अल्टीमीटर भी यूज किया जाता है। बैरोमीटर एक्चुअली एयर प्रेशर के हिसाब से हाइट बताती है प्लेन का। तो सेकंड फेलियर हो चुकी थी 2 रेडियो अल्टीमीटर की, ये बड़ी फेलियर थी। लेकिन प्राइमरी फोर्स नहीं था, इसीलिए इसे भी नजरअंदाज किया गया और पायलट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो सफर चलता रहा। अब लैंडिंग के 3-4 घंटे पहले एक और फेलियर सामने आती है, TCAS सिस्टम की फेलियर। यह सिस्टम एंटी कॉलिजन सिस्टम होती है। अगर प्लेन के सामने या प्लेन के अगल बगल सेम एल्टीट्यूड में अगर दूसरी प्लेन आती है तो यह सिग्नलिंग सिस्टम से एक दूसरे प्लेन को बताया जाता है कि सेम रूट पे कोई और भी प्लेन है, तो कॉलिजन नहीं हो तो प्लेन को सिग्नल मिलती है या तो एल्टीट्यूड ऊपर करे या तो एल्टीट्यूड डाउन करे। तो TCAS सिस्टम भी फेल हो गई थी। ये इस प्लेन की 3rd फेलियर थी लैंडिंग के 4 घंटे पहले।
अब पायलट के मन में यह बात हो रही होगी कि इतने सारे नॉन फंक्शनल मींस नॉन प्राइमरी चीज खराब एक साथ क्यों हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई एक प्राइमरी चीज खराब है जिसके कारण से नॉन प्राइमरी चीज खराब हो रही है। तो ये काफी बड़ी चीज है और इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उस कम समय में और प्लेन जब ट्रेवल कर रही है तो इसका रिजोल्यूशन फाइंड करना काफी मुश्किल है। इसलिए पायलट ने सोचा कि अब लैंडिंग का टाइम होने वाला है तो इसे लैंड की तरफ प्रोसेस किया जाए। लेकिन पायलट को पता नहीं था कि आगे और भी कितनी सारी फेलियर होने वाली है या कितने सारे प्रॉब्लम वो फेस करने वाले हैं। लैंडिंग के कुछ समय पहले अप्रोच कंट्रोलर यूनिट से पायलट एयर इंडिया के 101 एयर इंडिया के पायलट कांटेक्ट करते हैं और लैंडिंग का परमिशन लेते हैं। प्लेन जैसे लैंड करने के लिए जाती है तो उस समय पाया जाता है कि इसकी एक और फेलियर होती है, ILS की फेलियर। ये ILS क्या होता है? ये एक लैंडिंग सिस्टम, लैंडिंग गाइडिंग सिस्टम होता है। जब भी प्लेन एयर स्ट्रिप पे लैंड करती है तो एयर स्ट्रिप की एग्जैक्ट पोजीशन, कितने हाइट, कितने स्पीड पे प्लेन होनी चाहिए ताकि सेफली लैंड करे। हर एयर स्ट्रिप का लेंथ अलग होता है, हर एयर स्ट्रिप अलग वेदर और अलग कंडीशन में ऑपरेट होती है, तो उसके हिसाब से ये सिग्नल कैप्चर करती है फ्रॉम द एयर स्ट्रिप और वो सिग्नल गाइड करती है प्लेन को किस तरह से लैंड करना है। इनफैक्ट ऑटो लैंडिंग में जब ऑटो पायलट लैंडिंग होती है किसी प्लेन का, उस समय भी ये ILS काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इस प्लेन में ये भी खराब हो चुकी थी। अब क्या था कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड में लैंड नहीं हो सकती है। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है लैंड होने का, वो है मैनुअल लैंडिंग, जिसके लिए LNAV और VNAV सिस्टम का काम किया जाता है। मैनुअली पायलट इसे लेफ्ट राइट करते हैं और पर्टिकुलर हाइट पे लाके या पर्टिकुलर स्पीड पे लाके इसे लैंड करवाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इस तरह के लैंडिंग में पायलट को एयर स्ट्रिप दिखनी चाहिए कम से कम 600 मीटर पे। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उस दिन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेदर का कंडीशन काफी क्लाउडी था और रेन था, स्टॉर्म नहीं था, लेकिन सिर्फ क्लाउडी बहुत था। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना जरूरी है, एक होता है क्लाउड सीलिंग नाम। क्लाउड सीलिंग एक टेक्निकल नाम है जो बताता है कि क्लाउड जमीन से कितना ऊंचा है। ये बताता है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड, और ये इनडायरेक्टली बताता है कि पायलट किस हाइट से एयर स्ट्रिप को काफी आसानी से देख सकता है। क्योंकि जब मैनुअल लैंडिंग है तो पायलट को एयर स्ट्रिप देखनी चाहिए। वो अगर एयर स्ट्रिप नहीं देख पाएंगे पायलट तो उसे पता नहीं चलेगा कि प्रिसाइज लोकेशन क्या है एयर स्ट्रिप का। वो लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से वो लैंड करा देंगे और जिसके कारण से काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस दौरान जब एयर इंडिया 101 फ्लाइट लैंड करने वाली होती है तो लैंड के लिए तैयार नहीं रहती है, काफी सारे प्रॉब्लम एक साथ हो जाते हैं, पायलट भी पैनिक मोड में रहती है। तो यहाँ पे एयर इंडिया के जो पायलट डिसाइड करते हैं कि प्लेन को गो राउंड करेंगे, मींस वो फिर वहां से ऊपर हाइट पे चल जाते हैं और पूरे एरिया का गो राउंड करते हैं और उसी समय डिपार्चर कंट्रोल यूनिट से कांटेक्ट करके ये सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ऑटो पायलट लैंडिंग नहीं हो सकती है और इंजन में जो फ्यूल जो कैपेसिटी है जो प्लेन की, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। सिर्फ 8000 kg ऑफ फ्यूल एक्स्ट्रा लिया गया था और जो यहाँ पे गो राउंड करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो प्लेन को पायलट काफी ऊंचे जगह पे ले जाते हैं, मींस हाइट ऊंचा ले जाते हैं ताकि उस वहां पे वो गो राउंड कर सके। उस समय ऊंचे एरिया पे या ऊंचे हाइट पे प्लेन पे कम दबाव पड़ता है, इंजन में कम इंजन फ्यूल की खपत होती है क्योंकि वहां पे प्लेन आराम से ग्लाइड भी कर जाती है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में काफी सारा ऑप्शन देखा जाता है कि कौन सी एयरपोर्ट नजदीक है और साथ में ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि फ्यूल कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। तो मेन कंट्रोलर जो डिपार्चर कंट्रोल यूनिट था वो चेक कर रहे थे कि क्लाउड का हाइट या क्लाउड सीलिंग जहां पे 600 मीटर या 500 मीटर हो वहां पे प्लेन को लैंड करवाने का परमिशन दिया जाए। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन न्यू जर्सी के बगल में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में ये चीज मिलती है, अराउंड 500 या 550 मीटर का क्लाउड सीलिंग होता है और वहां पे परमिशन मिलता है एयर इंडिया 101 को लैंड करने का। अब पायलट स्लोली एयर स्ट्रिप पे लैंड करने के लिए जाते हैं। क्लाउड के कारण पायलट को कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे क्लाउड साफ होती है अराउंड 600-550 मीटर पे, पायलट को यह दिखता है कि प्लेन अभी लेफ्ट है थोड़े एयर स्ट्राइप से, और वहां पे पायलट एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि एयर स्ट्रिप में लाना जरूरी है। जो मेन पायलट थे वो तुरंत प्लेन को सही डायरेक्शन पे सही जगह पे लाते हैं और प्लेन के हाइट को भी सही किया जाता है क्योंकि प्लेन कुछ लो हाइट पे थी। और स्लोली और काफी सस्पेंस वाले सीन या काफी इंटेंस सीन हो जाता है लैंडिंग का, और ये इंटेंस सीन में सारे पायलट एक साथ कोऑर्डिनेट करके प्लस जितने भी कंट्रोल यूनिट है साथ में कोऑर्डिनेट करके प्लेन को मैनुअली सेफली लैंड कराया जाता है और साथ में सारे क्रू मेंबर और सारे पैसेंजर को सेफली पहुंचाया जाता है। तो एयर इंडिया के पायलट का काफी
ज्यादा हमें धन्यवाद देना चाहिए। उन लोग में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ, काफी अच्छा टेक्निकल नॉलेज और काफी अच्छा सिचुएशन को जज करने का या सिचुएशन में किस तरह से काम करने का ये उनसे सीखना चाहिए। और ये वो लोग आराम से और अच्छे से मैनेज करके इस प्लेन को सेफली लैंड करवाए। बाद में एयर इंडिया ने कभी ऐसा कुछ पेपर या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या न्यूज नहीं दिया कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी। बस ये पता चला कि मेन कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण सारे अपैरेटस या तो गलत रीडिंग दे रहे थे या वो फेलियर मोड में चले गए। दोस्तों, अगर आपके भी फ्लाइट में कुछ ऐसा वेदर कंडीशन खराब हुई हो या कुछ वाइब्रेशन, रैटलिंग साउंड या कुछ ऐसी डरावनी चीज हुई हो या सफर कंफर्टेबल नहीं हुआ तो आप प्लीज कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि कौन से फ्लाइट में हुई थी, ताकि ये लोग को भी पता चले और ये भी पता चले कौन सी फ्लाइट ज्यादा सेफ है। एयर इंडिया के पायलट काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छे माने जाते हैं और इसी कारण से इस तरह के सिचुएशन से भी एयर इंडिया के जो पायलट थे वो आराम से इसे निकाल देते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।